जो अभी तक हम आप लोगों को बता रहे थे सततता और अवकलनीयता के बारे में, किसी फलन की सततता और अवकलनीयता के बारे में, मतलब फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के बारे में। क्या बता रहे थे? फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो उसकी आपने अभी तक जो भी पढ़ा था इस टॉपिक का, उसमें केवल हमने आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया था, सततता के बारे में बताया था। किसी फलन की सततता को जांचने का तरीका क्या होता है? एक तो ग्राफ, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अगर आप ग्राफ खींच सकते हैं किसी फलन का, किसी फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींच सकते हैं, तो उस बिंदु पर देखो कि फंक्शन जो है उसका ग्राफ जो है ब्रेक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। अगर वो ब्रेक है तो उस बिंदु पर फलन जो है वो असतत है, और अगर वो ब्रेक नहीं है, वो ग्राफ खींचने पे उस बिंदु पर कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, तो फलन सतत है। लेकिन सभी फलनों की, सभी फंक्शंस की हम हर एक क्वेश्चन के लिए ग्राफ खींचना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए पढ़ाया गया तुमको कि बिंदु की, फलन की उस बिंदु पे आप करो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लो और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लो, और उस बिंदु पर फलन की या फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या सतत है। अब इस टॉपिक को छोड़ करके मैं आगे निकल रहा हूं। अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी या अवकलनीयता के बारे में। तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब वास्तविक फलन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब वास्तविक फलन। अब कोई भी फंक्शन होता है तो उसका आपके पास डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन और कोडोमेन होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक फलन है, फंक्शन है f, ये a से b के लिए परिभाषित है, f such that a tend to b एक कैसा फलन है? वास्तविक फलन है। तो आपको पता है ये जो बिंदु होगा, ये जो सेट है, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? और इसको कोडोमेन बोलते हैं इन इंग्लिश। बात समझ पा रहे हो? और इसी को जो फलन के केस में जब x की कोई वैल्यू लेकर के फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएंगी उनका जो आपके पास सेट होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा, परास कहलाएगा। क्लास 11 में इसके बारे में आपको खूब अच्छे से बताया गया है। अब ये जो डोमेन है, हिंदी में इसको प्रांत कहते हैं और इसको परिसर, सहप्रांत कहते हैं। क्या? तो प्रांत और ये सहप्रांत। अब जो आप x की वैल्यू लेते हो वो प्रांत की होती है, और जो fx की वैल्यू निकलती है वो सहप्रांत की होती है। तो जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास, मैंने माना कि f क्या है? एक a टेंड टू बी एक वास्तविक फलन है, तथा और मैंने मान लिया कि c एक बिंदु है, c एक बिंदु है, वास्तविक मान है या वास्तविक बिंदु है। कहाँ का है ये वास्तविक बिंदु? बोलो। प्रांत का है। कहाँ का है? प्रांत का है, डोमेन का है या a का है। ठीक है, बात को समझिएगा। c एक वास्तविक बिंदु है, प्रांत का है, मतलब जो c है वो यहाँ कहीं पे है। ठीक है, जो c है वो प्रांत में है। तो अगर कोई फलन या फंक्शन x = c पे अवकलनीय है, पता कैसे चलेगा अवकलनीय है? इसकी कोई ना कोई परिभाषा होगी, कोई डेफिनेशन होगी, इसकी कोई मीनिंग होगी। तो
इसकी मीनिंग में ये बताया गया है कि अगर कोई फलन या फंक्शन fx जो है x बराबर c पर डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है, कब? यदि क्या यदि लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc अपान x माइनस c अस्तित्व में है। क्या है? अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। और ये अस्तित्व में होने का मतलब कि कोई ना कोई इसकी वैल्यू है तो जाकर के ये अस्तित्व में हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये आप क्या बता दिए हमको, ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि फलन अगर कोई है, मान लो f नाम का कोई वास्तविक फलन है, वो a से b के लिए परिभाषित है, तो a उसका क्या होगा? प्रांत होगा, b क्या होगा? सहप्रांत होगा। तो हमने प्रांत में कोई बिंदु c ले लिया। क्या ले लिया? c ले लिया। तो fx जो फलन है x बराबर c पर अवकलनीय है यदि लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc अपान x माइनस c अस्तित्व में है या इसकी कोई वैल्यू है। आप बात को समझिए, अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। कभी कभी आता है कि बताइए इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? क्या कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्यामितीय मतलब क्या है इसका? तो जैसे आपको ज्यामितीय मतलब समझना है तो उसके लिए आपको ज्यामिति में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी मतलब समझने के लिए। मैंने मान लिया कि ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है और x एक्सिस पे हमने प्रांत के बिंदुओं को ले लिया, y एक्सिस पे हमने जो सहप्रांत के बिंदु आएंगे fx को ले लिया। तो अगर इसका कोई हम ग्राफ ड्रा करेंगे, हेलो बात को समझिए, अगर fx का कोई मान लो x बराबर a से लेकर x बराबर b तक इसका कोई ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो मान लो x बराबर a पे इसकी ये वैल्यू आती है, इसी के करस्पॉन्डिंग a से b के बीच में जितने बिंदु हैं, जितने पे परिभाषित है, उसके लिए कोई ना कोई बिंदु आएंगे, उनको लेकर के मैंने एक जनरली कर्व ड्रा कर लिया। मान लो ये कर्व ऐसे भी हो सकता है। आपको पता है कर्व डिपेंड करता है किस बात पे? डिपेंड करता है कि कर्व है कैसा। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है तो ये वृत्त का समीकरण होता है, ये कर्व खींचोगे तो वृत्त बनेगा। x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ये कर्व कैसे बनेगा? ये दीर्घवृत्त या एलिप्स होगा जा करके। x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ये अतिपरवलय बनेगा जा करके। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये आपके पास परवलय बनेगा, मतलब पैराबोला बनेगा जा करके। y बराबर mx प्लस c का रूप है तो ये हमारे पास सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा जा करके कि ये हमारे पास कर्व कैसा है। तो हमने इसी वजह से जब फिक्स नहीं था कि कर्व कैसा है तो मैंने एक जनरल वे में कर्व ले लिया। ठीक, अब जैसे मान लो कि कोई बिंदु यहाँ पे है, ये x बराबर c है, थोड़ा से बात को समझिएगा। तो अगर मैं fc की बात करूं तो जो ये हमारे पास ये आएगा, ये कितनी वैल्यू होगी? ये fc की वैल्यू होगी fc की वैल्यू की नहीं? अब बताइए, थोड़ी देर के लिए समझिए। जैसे मान लो कि आपने ये बिंदु को ले लिया, यहाँ पे कहा सर कि x का मतलब ही x के बराबर है, तो ये कितना कहलाएगा? fx कहलाएगा। क्या कहलाएगा? fx कहलाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको समझने का प्रयास करिए। ये कितना मिलेगा? ये कितना मिलेगा? ये दोनों का अंतर होगा जा करके,
x की वैल्यू c के बराबर होगा। तो ये कितना मिल जाएगा फिगर के हिसाब से, ये c माइनस एक्स और ये पूरा fc है, ये fx है, तो ये कितना मिल जाएगा fc माइनस का fx मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम यहां से मिला दें ये, तो बात बताइए fc माइनस fx बटे c माइनस x, ये लंब बटे आधार का कॉन्सेप्ट tan थीटा बन रहा है। बोलो, लंब बटे आधार का कॉन्सेप्ट tan थीटा बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहीं से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें tan थीटा बन रहा है, यहीं से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले ले ऊपर से तो fx माइनस fc, नीचे से माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो tan थीटा तो हुआ, tan थीटा हुआ जाकर के। बोलो, अगर इसी में हमें केस लगा दें कि इफ या यदि x टेंड कर जाए c पे, x वाला बिंदु कहां पे चला जाए c पे, तो इसका मतलब जो आपके पास जैसे मान लो बिंदु p है, ये q1 थोड़ी देर पहले इसको r मान लेता हूं मैं, तो p वाला कहां पे चला जाएगा r पे। तो जो आपके पास tan थीटा होगा जाकर के वो लिखा जाएगा लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc बटे x माइनस c। इस पे फोकस करिए, इस पे फोकस करिए। tan थीटा बराबर लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। कब? जब x की वैल्यू क्या हो जाए c पे चली जाए। तो आपको पता है जब बिंदु p जो है बिंदु q पे चला जाएगा तभी तो x वाली वैल्यू c पे चली जाएगी। तो ये दो बिंदु ना होकर के एक बिंदु c पर एक ऐसी रेखा हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर एक बिंदु पर, अगर आपके पास एक बिंदु पर कोई ऐसी रेखा खींची गई है कर्व के लिए, उसने अगर यहाँ पे कोण थीटा a बनाया है तो ये भी तो थीटा होगा